पाइथन पांडा सीरीज के पार्ट 9 में है, जहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइवोटिंग डेटा के बारे में, जिसमें हम लोग पाइवोट और पाइवोट अंडरस्कोर टेबल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ फंक्शन एप्लीकेशन देखेंगे, जिसमें हम पाइप फंक्शन को देखेंगे, अप्लाई फंक्शन को देखेंगे और अप्लाई मैप फंक्शन को देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग लास्ट में जो है हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे डेटा फ्रेम से, कि किस तरीके से हम किसी डेटा फ्रेम से हिस्टोग्राम बना सकते हैं बिना मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के इस्तेमाल किए। ठीक है, तो फिर सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रईस गुलसाद को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस पे थम्स अप जरूर देना है, आपको भूलना नहीं। और अभी आप वीडियो को लगातार लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक सही और आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक जो है वो है पाइवोटिंग से। तो पाइवोटिंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि पाइवोटिंग इज अ टेक्निक दैट रीअरेंजेस द डेटा फ्रॉम रोज एंड कॉलम्स बाय पॉसिबली एग्रीगेटिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, है ना। तो एक टेक्निक है जिसमें डेटा को रो और कॉलम के हिसाब से हम अपने जरूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसको रीअरेंज कर सकते हैं और मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को हम पॉसिबली एग्रीगेट कर सकते हैं, जैसे सम निकालना, मीन निकालना, काउंट करना। इस तरह की चीजों को हम लोग जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम डेटा को देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक छोटा सा टेबल का सैंपल है आपके पास, जिसमें क्लासेस है, लोकेशन है और ट्यूटर है। अब मान के चलो कि अगर इसी टेबल में जो हेडिंग्स जो लिखा हुआ है, जो कॉलम का नाम है क्लासेस, लोकेशन, ट्यूटर, इसकी जगह पर अगर ट्यूटर का नाम आ जाए और जो रो है उस रो का इंडेक्स जो है वो बन जाए लोकेशन, तो कैसे कर सकते हैं? तो उसको हम पाइवोट करके देख सकते हैं कि ये इस तरीके से हमारे पास जो है डेटा आफ्टर पाइवोटिंग आपको इस तरीके का डेटा आपको मिल सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग की पाइवोट के बारे में। तो पाइवोट जो है स्पेशली डिजाइन फॉर क्वेरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन मेनी यूजर फ्रेंडली वेज। अलग अलग तरीके से यूजर फ्रेंडली वे में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए क्वेरी कर सकते हैं इसमें। साथ ही साथ जो है डेटा अगर बड़ा है तो हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं और कोलैप्स कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, ताकि रिजल्ट पे हमारा फोकस हो सके। उसी तरीके से हम फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग और कंडीशनली फॉर्मेटिंग वाला काम जो है वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो मेथड है, दो मेथड है जो मैंने शुरू में ही कहा था कि पहला मेथड है पाइवोट और दूसरा मेथड है पाइवोट अंडरस्कोर टेबल। तो आओ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पाइवोट क्या है। तो पाइवोट के बारे में हम कहते हैं कि पाइवोट जो है दैट क्रिएट्स डेटा फ्रेम स्टोरिंग अ पाइवोटेड टेबल व्हिच इज सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ ओरिजिनल डेटा। एकदम सिंपल सा तरीका होगा जिसमें हम अपने जरूरत के हिसाब से कॉलम्स और रो को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे आप नीचे देख रहे होंगे रेड कलर से सिंटैक्स लिखा हुआ है pandas.pivot, इंडेक्स, कॉलम्स और वैल्यूज। तो इंडेक्स क्या है? तो इंडेक्स के बारे में हम कहते हैं कि स्पेसिफाइज हियर द कॉलम व्हिच इज टू बी ट्रीटेड एज इंडेक्स, मतलब कि रो, है ना, कि रो का नाम क्या होगा तो वो इंडेक्स बताएगा। उसी तरीके से कॉलम कौन सा होगा वो यहाँ पर कॉलम बताएगा, और उसके बाद उसके साथ साथ जो वैल्यूज होंगे उस डेटा फ्रेम का वो उसमें हम वैल्यूज को स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से पाइवोट अंडरस्कोर टेबल के बारे में जान लेते हैं। तो पाइवोट अंडरस्कोर टेबल जो है वो बेसिकली क्या होता है कि अगर सेम रो और कॉलम होगा अगर किसी टेबल के अंदर, तो वो पाइवोट से नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, पाइवोट अंडरस्कोर टेबल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ताकि उसमें किसी तरह का एरर किसी कॉलम्स एंट्री से या रो एंट्रीज के कॉम्बिनेशन से नहीं आए। और तो और हम क्या कर सकते हैं कि जो एग्रीगेशन वाला पार्ट है जो हम बता रहे थे आपको शुरुआत में, कि हम काउंट कर सकते हैं, हम मीन निकाल सकते हैं या हम सम निकाल सकते हैं किसी वैल्यू में कॉलम का, तो ये सारा काम जो है वो पाइवोट अंडरस्कोर टेबल से हो सकता है। और हम लोग कैसे करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपने जुपिटर में। तो चलते हैं हम लोग जुपिटर में और जुपिटर में देखते हैं कि ये काम हमारा कैसे होता है। तो आप देख सकते हो कि मेरे स्क्रीन पे मैंने सबसे पहले क्या किया है यहाँ पर कि
लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट कर लिया है पांडास और नमपाई, क्योंकि नमपाई का यूज हम लोग करेंगे आगे फंक्शन एप्लीकेशन में, इसलिए मैंने नमपाई का भी इस्तेमाल किया यहाँ पर। और मैंने 3 अलग अलग डेटा को यहाँ पर जो है इंपोर्ट कर लिया है। तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो हम देखेंगे ट्यूटर वाला टेबल में जो डेटा फ्रेम हमारे पास है उस पर। तो हम लोग आते हैं, ट्यूटर वाले डेटा फ्रेम का नाम है df1। तो हम लोग सबसे पहले df1 को देख लेते हैं कि df1 है क्या। तो आप देखो यहाँ पर df1 जो है ये एक बड़ा सा डेटा है, इसका इस्तेमाल हम लोग पाइवोट टेबल के रूप में करेंगे। और हमारे पास जो एक df है ना, तो वहां पर आते हैं हम लोग df1 में। हमारा df1 जो है वो हम देख लेते हैं कौन सा है। तो df1 भी हम यहाँ पर देख ले। तो यहाँ पर एक छोटा सा डेटा है, सॉरी यहाँ पर ये दोनों डेटा सेम हो गया है, तो मैं इसको जो है थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पर ये हमारा थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ ताकि आगे चलकर जो है ये परेशान नहीं करे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्यूटर हमारा जो है वो यहाँ पर ट्यूटर 1 डॉक्यूमेंट्स df, एक बार फिर से मैं रन कराऊँ इसको। यहाँ पर रन करा दिया मैंने, इसको भी रन करा दिया, इसको भी रन करा दिया और इसको भी रन। तो यहाँ पर df जो है हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये रहा। अब जो है मैं देख लेता हूँ df1 हमारा काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैं df चेक कर लेता हूँ। एक छोटा सा डेटा होना चाहिए था, ये हमारे पास एक छोटा डेटा है जिसमें अलग अलग ट्यूटर का नाम है, उसका एरिया है और उसने कितने क्लासेस लिए हुए हैं ये हमारे पास है। तो हमारा जो सिंटेक्स था आपको याद होगा, pandas डॉट पाइवोट, उसके बाद पाइवोट के अंदर जो आर्गुमेंट था उसमें इंडेक्स था, कॉलम्स था और वैल्यूज था। तो आओ हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम पाइवोट कैसे कर सकते हैं। सपोज करो कि कॉलम्स नेम्स जो है वो ट्यूटर वाइज हो जाए, है ना, तो हम उसको कैसे करेंगे। तो हम सीधे यहाँ पर जो है सिंटैक्स लिखेंगे df डॉट पाइवोट, और उसके बाद यहाँ पर क्या क्या हमको देना है आपको याद है, 3 वैल्यू है ना। सबसे पहले इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स में हम डाल देते हैं यहाँ पर एरिया, ठीक है। कॉलम्स में हम यहाँ पर डाल देते हैं ट्यूटर, ठीक है। और वैल्यूज में हम यहाँ पर डाल देते हैं क्लासेस, ओके। ये हो गया। हम इसको रन कराते हैं तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, देख लेते हैं। df1, सॉरी df1 नहीं करना है और df करना है, ठीक है ना। तो ये देखो अभी क्या हुआ कि df1 में जैसे हमने यहाँ पर पाइवोट किया, तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो रो था वो रो में आप देखो बुरकुंडा, पीटीपीएस, पतरातू, रामगढ़ ये आ गया। उस तरह से देखेंगे आप यहाँ पर ट्यूटर हेडिंग है, अब वहाँ ट्यूटर का नाम आ गया है ना। देख रहे हैं आप यहाँ पर नीरज, प्रीति, समा, सुहेल, विवेक, इस तरीके से। तो एक तो हो गया कि ये ट्यूटर वाइज हमने कर दिया। अगर यही काम अगर हमको करना हो एरिया वाइज, तो हम एरिया वाइज कर सकते हैं। तो एरिया वाइज करने के लिए हमको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर जो है सेम सिंटैक्स का इस्तेमाल करना होगा, बस थोड़ा सा हम उसमें चेंज करेंगे df.pivot, और इंडेक्स में हम कर देंगे सपोज यहाँ पर इंडेक्स में हम डाल देते हैं ट्यूटर, और यहाँ पर कॉलम्स में हम डाल देते हैं एरिया, ओके। और उसके बाद जो है वैल्यूज में हम यहाँ पर लिख देते हैं क्लासेस। एक बात यहाँ पर बता दें आपको कि कभी कभी हम जो है ना वैल्यूज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शनल होता क्या है कि जब हम इंडेक्स और कॉलम जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं तो बाकी जो बचा हुआ है वो वैल्यूज ही होगा, ठीक है। तो हम कई बार वैल्यूज अगर नहीं लिखेंगे तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप देखो अब यहाँ पर जो डेटा आपको दिख रहा है उसमें क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पर रो की जगह पर आ गया ट्यूटर का नाम, है ना, इस तरीके से। और कॉलम्स की जगह पर आ गया एरिया का नाम, देख रहे हो आप एरिया का नाम यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। तो ये तरीका है पाइवोट करने का, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम पाइवोट करते हैं तो बेसिकली हम अपने जरूरत के हिसाब से हम डेटा को एनालाइज कर लिए, लेकिन क्या होगा अगर इससे बड़ा डेटा हो या रो जो है उसमें वैल्यू रिपीटेड हो, है ना, एक ही वैल्यू बार बार अगर इस्तेमाल हुआ, तब इन दैट केस क्या होगा कि आप पाइवोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है।
आप पाइवोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करना होगा आपको, आपको पाइवोट अंडरस्कोर करना होगा। सबसे पहले मैं पाइवोट वाली चीज में दिखा दूं आपको कि पाइवोट आप क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास एक और डेटा फ्रेम है जिसका नाम है df1, है ना, df1। पहले तो हम df1 को देख ले। तो df1 जो है ये पूरे साल का डेटा है ट्यूटर का, किस किस एरिया में कितने क्लासेस लिए, फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में। ठीक है, ये चीज। अब इसको अगर हम पाइवोट करेंगे तो क्या होगा, पाइवोट करेंगे जैसे ही ना, तो ये एरर हमको देगा। और वो एरर क्या देगा कि इंडेक्स कंटेन्स डुप्लीकेट एंट्रीज, दैट्स व्हाई कैन नॉट रीसेट। ओके, कैसे होगा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या एरर आता है क्या, तो हम देखते हैं pd डॉट पाइवोट, उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं, सॉरी pd नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे df1 डॉट पाइवोट, और यहाँ पर हम इंडेक्स दे देते हैं। आप इंडेक्स में जो लिखना चाहो लिख लो, जैसे इंडेक्स में हम डाल देते हैं यहाँ पर डाल देता हम एरिया डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉलम्स डाल देते हैं। कॉलम्स में हम डाल देते हैं ट्यूटर, सेम एज जो एबव हमने इस्तेमाल किया था। ठीक है, ट्यूटर, और वैल्यूज आप दे दो। वैल्यूज में आपने दे दिया क्लासेस। ठीक है, अब जैसे इसको रन कराएंगे ना तो ये एरर देगा, और जो एरर देगा तो एरर में आप देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है। एरर में ये लिख रहा है कि इंडेक्स कंटेन्स डुप्लीकेट एंट्रीज कैन नॉट रीसेट, मतलब कि डुप्लीकेट एंट्रीज उसमें एक ही नाम बार बार इस्तेमाल होगा, इसलिए वो रीसेट नहीं हो सकता है। तो जब इस तरह का डेटा आ जाए तो हम पाइवोट की जगह पर क्या करेंगे, पाइवोट अंडरस्कोर टेबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पाइवोट अंडरस्कोर टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग df1 डॉट पाइवोट अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, और पाइवोट अंडरस्कोर टेबल करने के बाद हम इसमें क्या क्या चीज डालेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसमें चार तरह के आर्गुमेंट्स होंगे, है ना। पहला आर्गुमेंट होगा इंडेक्स। ठीक है, पहला आर्गुमेंट होगा इंडेक्स। दूसरा आर्गुमेंट जो होगा वो होगा कॉलम्स। ठीक है, तीसरा आर्गुमेंट जो होगा वो होगा वैल्यूज। ठीक है, और चौथा आर्गुमेंट जो होगा वो होगा एग्रीगेट फंक्शंस, अगर इसकी जरूरत है तब। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब चलो हम देखते हैं क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो इंडेक्स में हम डाल देते हैं ट्यूटर। ठीक है, कॉलम्स में हम डाल देते हैं कॉलम्स में एरिया। ठीक है, तो हम यहाँ कॉलम्स में एरिया डाल देते हैं। वैल्यूज में आप जो है यहाँ पर डाल दो क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर आप डाल दो क्लासेस। और अभी हम एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिंपल पाइवोट अंडरस्कोर टेबल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका वो टेबल जो है पाइवोट हो गया, और आपका एरिया वाइज जो है डेटा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर चूंकि इससे पहले जो डेटा हमारा था वो बड़ा डेटा था, पूरे साल का था, अलग अलग क्वार्टर में, तो हर ट्यूटर बार बार अलग अलग क्वार्टर में क्लास ले रहा था। ठीक है, और एरिया का नाम भी उसी के हिसाब से क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो उसको हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। तो होप कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम चाहते हैं कि टोटल क्लासेस पर ट्यूटर कितना है ना, हर ट्यूटर का टोटल क्लास कितना है, तो हम वो चीज कैसे यहाँ पर करेंगे। तो अब हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो फंक्शन मैं बता देता हूँ, बाकी फंक्शंस आप खुद से यूज करके देखना। तो आप चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं df1 डॉट पाइवोट अंडरस्कोर टेबल। हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि जो ट्यूटर हैं उनके टोटल क्लासेस कितने हुए पूरे साल में। ठीक है, ये काम हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स में हम लिख देंगे ट्यूटर, क्योंकि हम ट्यूटर वाइज देखना चाहते हैं, तो ट्यूटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे कॉलम्स, कॉलम्स में आप दिखा देना एरिया। ठीक है,
और उसके बाद या कॉलम्स को हम नहीं भी यूज करते, यहाँ पर सीधे क्या कर लेते हैं, वैल्यूज का ले लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं वैल्यूज। और वैल्यूज इज इक्वल टू हम यहाँ पर ले लेते हैं कितने क्लासेस हुए, ये हमको चाहिए था, तो क्लासेस ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू सम। ओके, ये हो गया। अब हम इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के बाद आप देखो यहाँ पर कि प्रत्येक ट्यूटर का जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पर, कि टोटल क्लासेस पूरे साल में कितने हुए वो यहाँ पर आपको मिल गया कि नीरज ने पूरे साल में 138 क्लासेस लिए, प्रीति ने पूरे साल में 157 क्लासेस लिए, इस तरीके से सुहेल ने 154 क्लासेस लिए, है ना, समा ने 144 क्लासेस लिए, विवेक 156 क्लास ले चुका, इस तरीके से। अब कितने क्लासेस काउंट कर ले हम कि हर ट्यूटर के हिस्से में कितने बार, मतलब कितने एरियाज आए, है ना। तो हम क्या करते हैं कि कौन कौन सा एरिया, तो एरिया हम काउंट कर लेते हैं हर ट्यूटर का। तो कैसे करना होगा, सेम क्वेरी हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, df1.pivot_table, और उसके बाद जो जो हमको चाहिए वो लिख ले। जैसे इंडेक्स में हमको चाहिए ट्यूटर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्यूटर, और वैल्यूज में हमको चाहिए एरिया, ठीक है। तो एरिया ले लिया, और एग्रीगेट फंक्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट करेंगे कि कितने एरिया सबको मिले। तो एरिया एग्रीगेट फंक्शन में यहाँ पर हम लिख देंगे काउंट, ठीक है, और रन करेंगे। तो हर ट्यूटर को 4 एरिया मिला, है ना। जो टेबल हमारा डेटा फ्रेम का है वो बता रहा है कि हर ट्यूटर को 4 अलग अलग एरिया में जाना पड़ा, ठीक है। ये वैल्यू वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर डेटा फ्रेम। ओके, तो एक बात तो ये हो गई। अब जो है यहाँ पर कि अगर हम बात करें कि टोटल क्लासेस को काउंट करना है अकॉर्डिंग टू कंट्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंट्री अगर हमको इसको टोटल क्लासेस काउंट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपली वही काम हम करेंगे। यहाँ पर क्वेरी हमारा वही रहेगा, ठीक है, जो पहले था। हम इस क्वेरी को ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया इसको, और यहाँ पर हम इस क्वेरी को यहाँ ले आए। अब क्या करना है हमको, कंसिडरिंग द ट्यूटरिंग, है ना, डेटा कंप्यूट टोटल क्लासेस बाय ट्यूटर। तो टोटल क्लासेस बाय ट्यूटर, तो हम क्या कर देते हैं, इंडेक्स में लिख देते हैं एरिया, एरिया ले लेते हैं, ठीक है, एरिया। और यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यूज में हम ले लेते हैं क्लासेस, कितने क्लासेस हुए बाय एरिया, है ना, एरिया वाइज देख लेंगे। और उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन में हम क्या करेंगे, टोटल क्लास मालूम करना, तो हमको क्या करना होगा, सबको जोड़ देना होगा। तो सम कर देंगे हम यहाँ पर, और इसको रन करा देंगे, ठीक है। तो एरिया वाइज कितने क्लास हुए, तो भुरकुंडा में 157, पीटीपीएस में 176, पतरातू में 280, रामगढ़ में 116, इस तरीके से क्लासेस यहाँ पर हम जो है कर सकते हैं। यहाँ तक होप कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा होगा। अब अगर हम बात करें कि जो ट्यूटर है ना, जो डेटा हम देखना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं या कोलैप्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर हम डेटा को क्या करना चाहते हैं कि ट्यूटर वाइज देखें और साथ ही साथ हम उसको कंट्री वाइज भी देखें, तो हम उसको कैसे देखेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर उसको देखने के लिए डेटा फ्रेम में पाइवोट करेंगे, तो पाइवोट अंडरस्कोर टेबल, ये हो गया। अब आर्गुमेंट में चूंकि मल्टीपल वैल्यूज हमको लेना है, ठीक है ना, तो हम इंडेक्स में सबसे पहले क्या चाहिए, हमको ट्यूटर चाहिए, और उसके बाद क्या करना है, हमको एरिया चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्यूटर, और उसके बाद एक और वैल्यू हम यहाँ आर्गुमेंट में पास करा देंगे एरिया, लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है, ये चीज। उसके बाद क्या करना है, आपको वैल्यूज चाहिए, तो वैल्यूज में आपको क्या चाहिए, क्लासेस चाहिए। अब जब हम यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में पास करा रहे हैं तो बाकी सबको भी हमको क्या करना है, लिस्ट के फॉर्म में ही पास कराना है, सिवाय एग्रीगेट फंक्शन के, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं वैल्यूज इज इक्वल टू, और यहाँ पर वैल्यूज में हम डाल दे रहे हैं क्लासेस, तो यहाँ पर लिख दे क्लासेस, हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसमें हम लगा देते हैं सम, टोटल क्लासेस कितने हुए, ठीक है, ये। अब हम इसको रन कराते हैं, तो आप देखो
डेटाबेस में जो हम डेटाबेस बोल रहा हूँ, सॉरी, डेटा फ्रेम जो हमारा है वो देखो, सबसे पहला जो आप यहाँ पर देखोगे कि पहला इंडेक्स जो है यहाँ पर क्या हुआ, टीचर का नाम आने लगा, ठीक। और दूसरा इंडेक्स जो है वो आप देखो यहाँ पर टीचर के बाद जो उसका सब इंडेक्स है वो उसका एरिया है, ठीक है ना, इस तरीके से। और जितने क्लासेस हुए वो यहाँ पर क्लासेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये काम आप यहाँ पर कर सकते हो। तो होप कि ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर यही काम आपको करना है कि ट्यूटर के साथ एरिया दिखाना है और एरिया के साथ आपको क्या करना है, उसका एवरेज क्लासेस दिखाना है, तो बस सिंपल है, उसी को आप कॉपी कर लो और एग्रीगेट फंक्शन में आप क्या कर दो, यहाँ पर ये वाला कॉपी कर लेना है या फिर आप लिख लेना, और एग्रीगेट फंक्शन में सम की जगह पर क्या कर देना है, आपको मीन कर देना है। क्या कर देना है, मीन कर देना है, तो एवरेज बता देगा ये। तो ये देखो आप, एवरेज आ गया आपका 32 क्लासेस एवरेज पीटीपीएस में, पतरातू में 35 क्लासेस, रामगढ़ में 36, है ना, इस तरीके से। होप कि ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं फंक्शन एप्लीकेशन, ठीक है। तो फंक्शन एप्लीकेशन में हम लोग आते हैं, और फंक्शन एप्लीकेशन में हमारा जो सबसे पहला पार्ट है वो है पाइप एप्लीकेशन, ठीक है, पाइप फंक्शन। तो पाइप फंक्शन को हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हम फंक्शन एप्लीकेशन को समझ लें कि व्हाट इज फंक्शन एप्लीकेशन। दैट हेल्प्स टू अप्लाई यूजर डिफाइंड फंक्शंस और एनी लाइब्रेरी फंक्शन टू मैनिपुलेट डेटा फ्रेम। हम अपने हिसाब से यूजर डिफाइंड फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो पहले से लाइब्रेरी में हमारा है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन है, पाइप है जो कि होल डेटा फ्रेम को अप्लाई करने के लिए होता है, अप्लाई फंक्शन है जो कि रो वाइज या कॉलम वाइज हम अप्लाई करते हैं, और एक होता है अप्लाई मैप जो इंडिविजुअल एलिमेंट पे हम उसका ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइप फंक्शन का, ठीक है। तो पाइप फंक्शन क्या है, एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें इंफॉर्मेशन हम पास करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेस होता है कि एक कमांड को हमने इनपुट किया, तो इनपुट करने के बाद उसका आउटपुट मिला, और उसके साथ हम दूसरा कमांड जब एक्सेस कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, तो जो पहला आउटपुट मिला वो इनपुट के फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद नया वाला जो है वो फिर नया रिजल्ट देगा, ठीक है। कैसे होगा, तो जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आप देखें कि डेटा फ्रेम में जैसे मान लो कि देखो आप यहाँ पर फंक्शन 3, फंक्शन 2, फंक्शन 1 लिखा हुआ है, देख रहे होंगे आप यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा आर्गुमेंट यहाँ पर देखो, डेटा फ्रेम का आर्गुमेंट ये पहला हो गया, ठीक है, ये इनपुट था। इसका जो आउटपुट मिलेगा वो इस फंक्शन के लिए इनपुट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए आर्गुमेंट 2 हो जाएगा। फिर अब इसका आउटपुट जो है वो फंक्शन 2 के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, और उसके लिए आर्गुमेंट हो जाएगा, और फिर लास्ट में फंक्शन 3 के लिए फिर इनपुट हो जाएगा और आर्गुमेंट हो जाएगा। तो पहला इनपुट बाद के लिए हो जाएगा, आउटपुट में कन्वर्ट होके फिर दूसरे वाले के लिए इनपुट बन जाएगा, और फिर उसका जो आउटपुट होगा वो तीसरे वाले के लिए इनपुट बन जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जो है बारी बारी से वो फंक्शन अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं पाइप फंक्शन में। तो पाइप फंक्शन के लिए हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक सैलरी का डेटा है, ठीक है। पहले हम लोग जुपिटर में आते हैं, और जुपिटर में आने के बाद हम यहाँ पर सैलरी का डेटा है हमारे पास, जिसका नाम है df_salary। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये सैलरी डेटा है जिसमें 2016 से लेकर 2019 का डेटा है, और क्वार्टर वाइज है। तो अब 2019 में फर्स्ट क्वार्टर का आपका सैलरी दिख रहा है, और उसके बाद का सैलरी आपको नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि मल्टीपल फंक्शन को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सिंपल वे में, अगर मल्टीपल फंक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल वे में कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे हम इस डेटा फ्रेम में चाहते हैं कि 30 को ऐड कर दें, हर वैल्यू में 30 ऐड कर दें, और उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। मेरी बात समझना, मैं पहले क्या करने वाला हूँ, जो डेटा फ्रेम है उसमें हर वैल्यू में 30 जोड़ूंगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करने वाला हूँ, मैं 3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर सिंपल वे में इसको देखना है, तो सिंपल वे में देखने के लिए हमको क्या करना है कि एक सिंटैक्स हम यहाँ पर लिखते हैं कि np.multiply, देखना समझना,
NP डॉट मल्टीप्लाई, और क्या करना है, सैलरी को दिखाना है। तो सैलरी को 330 से जोड़ देंगे और फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो DF अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे ऐड, ठीक है, ऐड करेंगे 30 को और बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यहाँ पर अब जो है यहाँ पर समझना है, समझना क्या है कि यहाँ देखो DF पहला इनपुट, DF सैल डॉट ऐड 30, ये हो गया फर्स्ट इनपुट। तो जब हम सैलरी में 30 ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, सबसे फर्स्ट क्वार्टर 2016 का अगर हम बात करें तो वहां पर वैल्यू हमारा है 34,500। अगर हम उसमें 30 ऐड कर देते हैं तो 34,530 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये 34,530 वाला जो वैल्यू है उसको बाद में हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो आउटपुट है, ये जो मैंने राउंड किया है, इसका जो आउटपुट है ये मल्टीप्लाई के लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया। ये मल्टीप्लाई के लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया। समझ रहे हो, ठीक है। अब जब इसका इनपुट हो गया तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। तो आओ हम लोग देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर इसको रन कराते हैं, रन कराएंगे तो हमको जो डेटा मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखो कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो किया वो किया कि पहले मल्टीप्लाई का फंक्शन अप्लाई किया और उसका आर्गुमेंट में ऐड का फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या होगा, ऐड होगा, और ऐड होने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास फाइनल रिजल्ट, ये तो हुआ सिंपल तरीका। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाइप का, ठीक है। तो पाइप फंक्शन में इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो पाइप फंक्शन में इसको अप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे पाइप का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे DF अंडरस्कोर सैलरी, ये हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे डॉट पाइप, ठीक। अब पाइप करने के बाद हमारा सबसे पहले काम क्या है, ऐड करने का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे NP डॉट ऐड, ठीक। ऐड कितना करना है, तो हमको 30 ऐड करना है। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे डॉट पाइप और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे NP डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना से, तो 3 से, ठीक है। आप देखो ऊपर वाला ये वाला क्वेरी समझ रहे हो, ये सिंपल है ना। सिंपल वे में हम इस तरीके से लिखे और पाइप फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इस तरीके से लिख रहे हैं और सेम रिजल्ट हमारा आएगा। अब देखो कंपेयर करके दोनों डेटा को आप कंपेयर करोगे, यहाँ पर इसको और इसको आप कंपेयर करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिल रहा होगा, ठीक है। तो दोनों में काम सेम हुआ, पाइप का ही काम किया हम लोगों ने, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पाइप का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आप अलग अलग तरह का फंक्शन यूज कर सकते हो, स्क्वायर रूट, फ्लो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, हर तरह का फंक्शन जो आप चाहो वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होप कि नहीं होगा, ठीक है। आते हैं हम लोग वापस हमारे पाइप फंक्शन के बाद हम चलते हैं अप्लाई फंक्शन पे। अप्लाई फंक्शन के बारे में कहता है कि सीरीज फंक्शन है, सो इट अप्लाइज द गिवन फंक्शन टू 1 रो और 1 कॉलम। चूंकि ये सीरीज फंक्शन है इसलिए ये जब भी अप्लाई होगा तो वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम पे अप्लाई होगा, ठीक है। डेटा फ्रेम के किसी एक रो या किसी एक कॉलम पे अप्लाई होगा। और सिंटेक्स बहुत सिंपल है इसका, डेटा फ्रेम डॉट अप्लाई लिखेंगे और जैसे सपोज कि हमको मीन निकालना है तो मीन वहां पर हम मेंशन करेंगे, तो NP डॉट मीन लिखेंगे। और चूंकि रो और कॉलम की बात है तो हम वहां पर एक्सिस को मेंशन करेंगे। बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0 होता है, आपको पता है। और अगर आप एक्सिस चेंज करेंगे, कॉलम वाइज देखना है तो आपको एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसमें और हम लोग देखेंगे अप्लाई के बारे में। साथ ही साथ मैं बता दूं अप्लाई मैप के बारे में। तो अप्लाई मैप में क्या होता है कि इट अप्लाइज द गिवन फंक्शन टू ईच इंडिविजुअल एलिमेंट सेपरेटली, है ना। जितना एलिमेंट है उसको सेपरेटली वो क्या करेगा, उस पर अप्लाई होगा ये फंक्शन,
ठीक है। और उसमें सिंपल सा काम करना है कि अप्लाई मैप के साथ आप फंक्शन नेम लगा दो, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। और साथ में मैं देखूंगा, हम लोग साथ में देखेंगे कि अप्लाई के साथ अप्लाई मैप का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। तो आओ सबसे पहले हम लोग अप्लाई को देखते हैं। जुपिटर में वापस चलते हैं, यहाँ आ गए हम लोग और यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं। तो सपोज कि हमको क्या करना है कि मीन निकालना है किसी एक कॉलम का, ठीक है ना। तो हम कॉलम वाइज देखेंगे या रो वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम रो वाइज देख लेते हैं। सपोज कि हम यहाँ पर लिखते हैं df_sal और यहाँ पर लिखेंगे डॉट अप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा। और आपको क्या करना है कि np डॉट मीन निकालना है। बहुत सिंपल, ऐसे कुछ लिखना नहीं है, बस इतना ही लिखना है आपको, np डॉट मीन। अब यहाँ पर आप रन कर दें। तो जैसे ही np डॉट मीन आपने किया तो हमारा डेटा 2016, 2017, 2018 और 2019 था, है ना। आप इतना 4 साल का जो डेटा है, तो चारों साल का जो मीन वैल्यू आपका हो गया वो इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो इसका इस तरीके से मीन आपका निकल रहा है। किस तरीके से आप देख रहे होगे, यहाँ पर ये सारे का मीन निकल रहा है ओरिजिनल डेटा का, इसका नहीं जहाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं फिर से दिखा दूँ कि यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिल रहा है वो ओरिजिनल डेटा का मिल रहा है, जो हमारे पास कौन सा था, सैल डीएफ जो था। तो df_sal, अगर हम इसको देख ले पहले, ये है ना। और ये जो डेटा है तो इसमें जो फर्स्ट कॉलम 2016 है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो 2016 ये वाला। तो इसका मीन जो है वो है यहाँ पर, ओके, ये इस तरीके से, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अगर यही काम हमको रो वाइज करना है तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर एक्सिस चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको लिखना नहीं पड़े। और हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर कॉमा देकर लिख देते हैं एक्सिस इज इक्वल टू 1। अब हम इसको रन करा देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो डेटा हमारे पास आ गया वो कैसे आ गया, क्वार्टर वाइज आ गया। क्वार्टर 1 का एवरेज, क्वार्टर 2 का एवरेज, 3 का और 4 का एवरेज, इस तरीके से। लेकिन अगर हम पूरे डेटा में देखना चाहते हैं, है ना, पूरे डेटा में देखना चाहते हैं, तो सपोज 34,500 का मीन क्या होगा, वही होगा ऑब्वियसली 34,500 ही होगा, ठीक है ना। तो हम अगर इसको अप्लाई करेंगे अप्लाई मैप के थ्रू, तो आप देखो थोड़ा सा फर्क आपको यही चीज दिखेगा कि वहां पर सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हर इंडिविजुअल डेटा पे अप्लाई हो रहा है। तो अप्लाई मैप और यहाँ पर हम लिख देंगे np डॉट मीन, बस, ठीक है, इतना लिख दिया। अब इसको रन करा देते हैं। तो जो डेटा हमारा डीएफ सेल में था, यहाँ देख लो आप एक बार, पहले आप विजुअलाइज कर लो इसको। तो 34,500, 56,000, 47,000, 49,000 देख रहे हो। और यहाँ पर एवरेज सेम है, एक ही वैल्यू का एवरेज निकाल रहे थे तो एक ही वैल्यू का एवरेज निकल रहा है। समझ में आ गया होगा, होप कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, अप्लाई और अप्लाई मैप आपका क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते हैं, बात करते हैं हिस्टोग्राम की। बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं। बस हम लोग हिस्टोग्राम को किस तरीके से बनाते हैं ये समझने से पहले हम जान लेते हैं कि हिस्टोग्राम क्या है। तो बेसिकली जो है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है या कोई डेटा है वो कंटिन्यूस हो सकता है, डेटा सेट ऑफ कंटिन्यूस डेटा, तो उसको हम विजुअलाइज करने के लिए हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ओके। और हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करते वक्त क्या करना है कि हमको देखना है कि वो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कॉलम्स हो सकता है, ग्रिड होगा, है ना, वैल्यू कौन कौन सा होगा जिसको बिन बोलते हैं, बिन कितना होगा उसमें, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बार्स होगा उसको। तो ये चीज़ आपको दिखाना है। तो बेसिकली उसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है df.hist। और ये df.hist जो है यहाँ पर बिना मैटप्लॉटलिब के लाइब्रेरी को इंपोर्ट किए ही काम करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को देखना है। आप आओ यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो ट्यूटर वाला डेटा है ना, ट्यूटर वाला डेटा फ्रेम। तो ट्यूटर वाला डेटा फ्रेम को हम क्या करते हैं कि यहाँ पर यूज़ करेंगे और हम हिस्टोग्राम बनाएंगे उससे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है,
क्या लिख देंगे, ट्यूटर वाला डेटा फ्रेम हमारा क्या है, df1 है शायद, तो हम df1 लिख देते हैं या df लिख देते हैं, df.hist, और यहाँ पर कॉलम इज इक्वल टू, यहाँ पर आप हम लिख देते हैं क्लासेस। ओके, क्लासेस, ये हो गया। इसको रन करा देते हैं। देखो अब जैसे जुपिटर में यहाँ पर आपने रन कराया तो यहाँ सबसे पहले आपको जो है एक वार्निंग मिला जिसमें लिखा हुआ है मैटप्लॉटलिब एक्सेस डॉट अंडरस्कोर सब प्लॉट डॉट एक्सेस सब प्लॉट ऑब्जेक्ट एट और डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, मतलब कि इसको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यहाँ पर चाहिए था, लेकिन हमने चूंकि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी नहीं दिया तो वो उसके बिना ही क्या कर रहा है, ग्राफ को यहाँ पर डिस्प्ले करा रहा है। तो दिस इज हिस्टोग्राम that will be displayed according to the data, specified data we are using in data frame, and the most important thing, it can be displayed without matplotlib library. Okay, तो होप कि आज वाला टॉपिक आपको सारा समझ में आ गया होगा, और आपको अगर किसी टॉपिक के किसी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट पे पूछ सकते हैं, और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा वो भी आप बता सकते हैं कि जो आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी दोस्तों को भी बताइए, लोगों को भी बताइए, ताकि उनको भी इन वीडियोज़ से फ़ायदा हो सके। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।